अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम रेड ब्लड सेल के बारे में पढ़ेंगे। इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने ब्लड को क्लासिफाई किया था इनटू टू कंपोनेंट, वन इज़ द प्लाज्मा वाइल अनदर इज़ द ब्लड सेल्स। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो काइंडली पहले वो वीडियो देखें ताकि आप लोगों को रेड ब्लड सेल के बारे में अच्छी तरह समझ आए। ठीक है, तो हम लोगों ने क्लासिफाई किया था ब्लड को इनटू टू कंपोनेंट, वन इज़ द प्लाज्मा वाइल अनदर इज़ द ब्लड सेल। हम लोगों ने कहा था कि प्लाज्मा जो है वो 55% ब्लड में मौजूद होता है और जो ब्लड सेल्स है वो हमारे साथ 45% होते हैं। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम रेड ब्लड सेल के बारे में पढ़ेंगे। अगर 45 ब्लड के 100% में 45% जो है वो ब्लड सेल्स है, अगर इस 45% को मैं 100% कंसिडर कर लूँ तो उसमें 99% जो है वो रेड ब्लड सेल्स हो के और बाकी जो 1% है वो हमारे साथ वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स हैं। इसका मतलब है कि रेड ब्लड सेल की कंसंट्रेशन जो है वो ब्लड में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, सेलुलर कंपोनेंट में। अब रेड ब्लड सेल्स की जनरल कैरेक्टरिस्टिक की अगर हम बात कर लें तो रेड ब्लड सेल जो है इट फॉर्म वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द सेलुलर एलिमेंट ऑफ द ब्लड। इसका मतलब है कि रेड ब्लड सेल जो है वो ब्लड का जो सेलुलर एलिमेंट्स है, जो आरबीसीज हैं, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स हैं, उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है वो रेड ब्लड सेल्स है। ठीक है, मींस रेड ब्लड सेल जो है वो ब्लड सेलुलर कंपोनेंट का इम्पोर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है, यानी इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। ठीक है, इट इज़ बाउंडेड बाय द सेल मेम्ब्रेन बट इज़ नॉन न्यूक्लिएटेड एंड लैक द यूजुअल सेल ऑर्गेनेल। रेड ब्लड सेल को सेल मेम्ब्रेन ने कवर किया होता है, उसके अलावा इसमें न्यूक्लियस नहीं होता और उसमें जो सेलुलर ऑर्गेनेल्स होते हैं, जिस तरह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, डिफरेंट सेलुलर ऑर्गेनेल्स है, तो वो इसमें एब्सेंट होते हैं। ठीक है, इट डज नॉट कंटेन अ न्यूक्लियस। जब रेड ब्लड सेल में न्यूक्लियस नहीं है तो इसका मतलब है कि रेड ब्लड सेल में माइटोसिस नहीं होती। जब माइटोसिस नहीं होती तो इसका मतलब है, हम लोगों ने माइटोसिस का प्रोसेस पढ़ा था कि माइटोसिस एक प्रोसेस है जिसके ज़रिए पेरेंटल सेल से डॉटर सेल्स बनते हैं। ठीक है, रेड ब्लड सेल में अगर न्यूक्लियस नहीं है तो माइटोसिस नहीं होगी। जब माइटोसिस नहीं होगी तो पेरेंटल सेल से डॉटर सेल्स नहीं बनेंगे, मीन्स के न्यू रेड ब्लड सेल जो है वो प्री एग्जिस्टिंग रेड ब्लड सेल से नहीं बनेंगे। ठीक है, अब ये कहाँ से बनेंगे? ये जो है स्टेम सेल से बनेंगे। Cytoplasm of the RBC contain a special pigmented protein called the hemoglobin। आरबीसी के साइटोप्लाज्म में जो है एक स्पेशल आयरन कंटेनिंग प्रोटीन होता है जिसको हीमोग्लोबिन कहते हैं, विच फॉर्म द 90% वेट ऑफ द आरबीसी। रेड कलर ऑफ द आरबीसी एंड दस ऑफ द ब्लड इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। मेन फंक्शन ऑफ द आरबीसी इज द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्टेशन करता है। ठीक है, अगर हम आरबीसीज की नॉर्मल साइज़ की बात कर लें तो इसमें कुछ वैल्यूज़ है जो कि आप लोगों को याद होनी चाहिए एग्ज़ाम के हवाले से। तो ये जो है आरबीसीज की डायमीटर जो है ये हमारे साथ 7.2 माइक्रोमीटर है। नॉर्मल रेंज जो है वो 6.9 टू 7.4 माइक्रोमीटर है। थिकनेस जो है पेरिफेरल में 2 माइक्रोमीटर है और सेंटर में जो है 1 माइक्रोमीटर है। दिस इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन द आरबीसी हैव अ बाइकनकेव डिस्क शेप। ठीक है, अगर आरबीसीज की बाइकनकेव डिस्क शेप होगी तो उसमें जो पेरिफेरल एरिया होगा वो 2 माइक्रोमीटर डायमीटर का होगा और जो सेंटर एरिया है वो 1 माइक्रोमीटर इन डायमीटर है। ठीक है, अब बाइकनकेव डिस्क शेप की वजह से जो सरफेस एरिया है आरबीसीज का वो भी इंक्रीज सरफेस एरिया है, अप्रोक्सीमेटली 120 माइक्रोमीटर टू 140 माइक्रोमीटर, विच इज़ द ग्रेटेस्ट एरिया पॉसिबल इन द शेप। अगर बाइकनकेव डिस्क शेप नहीं होता, स्पेरिकल शेप होता या एलिप्टिकल शेप होता तो उसमें जो है सरफेस एरिया 120 टू 140 माइक्रोमीटर से कम होता। ठीक है, अब इसका फ़ायदा क्या है ग्रेटर सरफेस एरिया का? इसका फ़ायदा ये है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की जो ट्रांसपोर्टेशन है वो भी हमारे साथ इजीली होती है। नॉर्मल काउंट जो है अगर 1 माइक्रोलीटर ब्लड हो या 1 ड्रॉप ऑफ ब्लड हो, 1 ड्रॉप ऑफ ब्लड, तो उसमें हमारे साथ जो आरबीसीज की काउंट है वो अप्रोक्सीमेटली 5 मिलियन ऑफ आरबीसीज है पर माइक्रोलीटर या 1 ड्रॉप ऑफ ब्लड में अप्रोक्सीमेटली 5 मिलियन। पढ़ लिया कि आरबीसीज का जो शेप है वो बाइकनकेव डिस्क शेप है। तो बाइकनकेव डिस्क शेप का फ़ायदा क्या है, एडवांटेज क्या है? जो कैपिलरीज की डायमीटर है वो मोस्टली 3.5 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होते हैं। जो रेड ब्लड सेल्स हैं उसकी डायमीटर हम लोगों ने पढ़ लिया कि 7.2 माइक्रोमीटर इन डायमीटर है आरबीसीज। अब जो 7.2 माइक्रोमीटर है, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू पास द 7.2 माइक्रोमीटर डायमीटर आरबीसी इन द कैपिलरीज। तो ये किस तरह पॉसिबल है? इट इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन द आरबीसी हैव अ बाइकनकेव डिस्क शेप, जिसकी वजह से ये जो है स्क्वीज़ होगा और स्क्वीज़ की वजह से इजीली जो है वो आरबीसीज के जो कैपिलरीज है उसमें इजीली वो पास होगा।
अब जो है वो साइट ऑफ हेमोपोइसिस है। साइट ऑफ हेमोपोइसिस का मतलब है कि जो ब्लड सेल्स है उनकी कंपोजिशन जो है वो बॉडी के कौन से पार्ट्स में होती है, ठीक है। तो इसमें जो है हमारे साथ 3 स्टेजेस होते हैं। एक जो है वो मीसोब्लास्टिक स्टेज है और दूसरा जो है वो हेपेटिक स्टेज है, थर्ड वन जो है वो माइलाइट स्टेज है। जो फर्स्ट स्टेज है मीसोब्लास्टिक स्टेज, इसमें जब गेस्टेशन होती है, जब प्रेगनेंसी हो जाती है, तो गेस्टेशन या प्रेगनेंसी के सेकेंड मंथ तक या पहले 2 महीनों में, प्रेगनेंसी के पहले 2 मंथ्स में जो ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन होती है वो यॉर्क सैक में होती है, ठीक है। दूसरा जो है वो हमारे साथ हेपेटिक स्टेज है। 3rd मंथ ऑफ गेस्टेशन से लेकर बर्थ तक जो है हमारे साथ लिवर और स्प्लीन में ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। स्प्लीन जो है वो ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन में स्मॉल कंट्रीब्यूशन करते हैं इसके एज़ कम्पेयर टू द लिवर, ठीक है। जो 3rd स्टेज है वो माइलाइट स्टेज है। माइलाइट स्टेज जो है इसमें जब प्रेगनेंसी के 20 वीक्स हो जाते हैं तो उसमें हमारे साथ बोन मैरो में ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। या हम इस तरह भी कह सकते हैं कि जब 7 या 8 मंथ्स हो जाते हैं गेस्टेशन के, तो बोन मैरो जो है ये हमारे साथ मेन साइट हो जाता है ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। अब ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन किस तरह होती है, इसमें एक थ्योरी है जिसको मोनोफाइलेटिक थ्योरी कहते हैं, ठीक है। ये मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी है अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स। इस थ्योरी के मुताबिक तमाम जितने भी ब्लड सेल्स हैं, चाहे वो रेड ब्लड सेल्स हैं या वाइट ब्लड सेल्स हैं या प्लेटलेट्स हैं, तो वो हमारे साथ एक ही सेल से ओरिजिनेटेड होते हैं, जिसको हम प्लूरिपोटेंट या मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स कहते हैं, ठीक है। इस प्लूरिपोटेंट या मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये मोस्टली जो है हमारे साथ बोन्स में लोकेटेड होते हैं, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज़ ये हैं कि सेल्फ रेप्लिकेशन करते हैं, ठीक है। सेल्फ रेप्लिकेशन का मतलब इट इज़ अ कैपेबल टू प्रोड्यूस मोर स्टेम सेल्स, यानी इसमें ये कैपेबिलिटी होती है इस स्टेम सेल्स में कि ये जो है नए स्टेम सेल्स की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें डिफरेंशिएशन एंड कमिटमेंट की प्रॉपर्टीज़ होती है। डिफरेंशिएशन एंड कमिटमेंट का मतलब है कि इट हैव द मस्ट हैव the ability to differentiate into specialized cells called progenitor cells, ठीक है। ये जो स्टेम सेल्स हैं इसमें ये एबिलिटी होनी चाहिए कि ये डिफरेंशिएट हो into specialized cells, जिसको हम प्रोजेनेटर सेल्स कहते हैं, ठीक है। मीन्स के मोनोफाइलेटिक थ्योरी के मुताबिक एक सेल्स होता है जिसको हम प्लूरिपोटेंट या मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स कहते हैं, जो कि सेल्फ रेप्लिकेबल होगा, और दूसरा जो है वो डिफरेंशिएट होगा इनटू स्पेशलाइज्ड सेल्स, जिसको हम प्रोजेनेटर सेल्स कहते हैं, ठीक है। ये प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल जो है ये 2 सेल्स को ओरिजिनेट करता है, ठीक है। एक लिम्फाइड स्टेम सेल्स को ओरिजिनेट करता है और दूसरा जो है वो माइलाइड स्टेम सेल्स को ओरिजिनेट करता है, ठीक है। तो लिम्फाइड स्टेम सेल जो है ये इससे जो है लिम्फोसाइट्स बनते हैं, और माइलाइड स्टेम सेल जो है इसको ट्राइलाइनेज भी कहते हैं या ट्राइलाइनेज स्टेम सेल्स कहते हैं। इससे जो है ये हमारे साथ ग्रेनुलोसाइट, मोनोसाइट, प्रोजेनेटर सेल्स हैं। मीन्स कि ये हमारे साथ जितने भी ल्यूकोसाइट्स हैं, यानी जितने भी WBCs हैं, तो वो हमारे साथ ग्रेनुलोसाइट, मोनोसाइट, प्रोजेनेटर सेल से बनते हैं, ठीक है। और सिवाय लिम्फोसाइट के बाकी तमाम जितने भी WBCs हैं तो ये ग्रेनुलोसाइट, मोनोसाइट, प्रोजेनेटर सेल से बनते हैं, ठीक है। इसके अलावा माइलाइड सेल से दूसरा जो सेल बनता है वो एरिथ्रॉइड प्रोजेनेटर्स हैं, ठीक है। एरिथ्रॉइड प्रोजेनेटर जो है ये एरिथ्रोसाइट को मीन्स RBCs को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और जो 3rd सेल्स है माइलाइड स्टेम सेल से ओरिजिनेट होता है उसको मेगाकारियोसाइट्स प्रोजेनेटर सेल्स कहते हैं, ठीक है। इसको हम लोग थ्रोम्बोसाइट्स प्रोजेनेटर सेल्स भी कहते हैं, जो कि माइलेट्स को ओरिजिनेट करते हैं। तो मोनोफाइलेटिक थ्योरी के मुताबिक एक ही सेल होगा जिसमें ये एबिलिटी होगी कि वो जो है मुख्तलिफ सेल्स को डिफरेंशिएट होगा, जिसको हम प्लूरिपोटेंट या मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स कहते हैं। उस स्टेम सेल्स से जो है हमारे साथ 2 किस्म के सेल्स बनते हैं, एक लिम्फाइड स्टेम सेल्स है और एक माइलाइड या ट्राइलाइनेज स्टेम सेल्स है। जो लिम्फाइड स्टेम सेल्स है वो लिम्फोसाइट को ओरिजिनेट करते हैं, जो माइलाइड या ट्राइलाइनेज स्टेम सेल्स हैं। ट्राइलाइनेज का मतलब ये है कि ये 3 किस्म के सेल्स को जो है वो 3 किस्म के सेल्स की फॉर्मेशन करता है। उससे
ग्रेनुलोसाइट मोनोसाइट प्रोजेनिटर सेल्स बनते हैं और इसके अलावा एरिथ्राइट प्रोजेनिटर सेल्स बनते हैं और इसके अलावा मेगाकारियोसाइट्स प्रोजेनिटर सेल्स बनते हैं। जो ग्रेनुलोसाइट मोनोसाइट प्रोजेनिटर सेल्स हैं वो तमाम ल्यूकोसाइट्स को ओरिजिनेट करते हैं सिवाय लिम्फोसाइट के। हमारे साथ सारे आरबीसी जो हैं वो एरिथ्राइट प्रोजेनिटर सेल से बनते हैं। जो तीसरा कंपोनेंट है या तीसरा सेल्स है मेगाकारियोसाइट्स प्रोजेनिटर सेल्स, उससे हमारे साथ जितने भी प्लेटलेट्स हैं तो वो मेगाकारियोसाइट्स प्रोजेनिटर सेल्स से बनते हैं। जितने भी प्रोजेनिटर सेल्स हैं इसमें ये एबिलिटी होती है कि हमारे साथ ग्रुप ऑफ सेल्स को जो है प्रोड्यूस कर लें। तो इस एबिलिटी की वजह से इसको मींस के ग्रुप ऑफ सेल्स मींस के कॉलोनी ऑफ सेल्स को प्रोड्यूस कर लें। तो इस कॉलोनी ऑफ सेल्स की प्रोडक्शन की वजह से इसको कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट भी कहते हैं या कॉलोनी फॉर्मिंग सेल्स भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, तो अगर मैं जनरली रिकॉल कर लूँ तो हमारे साथ बोन्स में प्लुरिपोटेंट स्टेम सेल्स होते हैं जो कि हमारे साथ दो किस्म के सेल्स को प्रोड्यूस करते हैं। एक लिम्फॉइड स्टेम सेल्स को प्रोड्यूस करते हैं, दूसरा जो है वो माइलाइड या ट्राइलाइनेज स्टेम सेल्स को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, लिम्फॉइड स्टेम सेल जो है ये लिम्फोसाइट्स को प्रोड्यूस करते हैं और जो माइलाइड या ट्राइलाइनेज स्टेम सेल्स हैं ये ट्राइलाइनेज इसी वजह से इसको कहते हैं कि ये तीन किस्म के सेल्स को जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, एक को ग्रेनुलोसाइट मोनोसाइट्स प्रोजेनिटर्स कहते हैं और दूसरा जो है वो एरिथ्राइट प्रोजेनिटर्स है और तीसरा जो है वो मेगाकारियोसाइट्स प्रोजेनिटर है। जो ग्रेनुलोसाइट मोनोसाइट प्रोजेनिटर्स है वो तमाम ल्यूकोसाइट्स यानी जितने भी डब्ल्यूपीसीज हैं उनको ग्रेनुलोसाइट मोनोसाइट्स प्रोजेनिटर सेल्स प्रोड्यूस करते हैं सिवाय लिम्फोसाइट के, क्योंकि लिम्फोसाइट जो है वो लिम्फाइड स्टेम सेल्स प्रोड्यूस करता है। ठीक है, जो दूसरा है वो एरिथ्राइट प्रोजेनिटर्स हैं। एरिथ्राइट प्रोजेनिटर जितने भी आरबीसीज हैं वो हमारे साथ एरिथ्राइट प्रोजेनिटर सेल्स प्रोड्यूस करते हैं। जो तीसरा है वो मेगाकारियोसाइट्स प्रोजेनिटर्स हैं। मेगाकारियोसाइट प्रोजेनिटर्स जो है ये प्लेटलेट्स को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अब जो आरबीसीज की मींस एरिथ्राइट प्रोजेनिटर्स जो है ये इस आरबीसीज की मैच्योरेशन या आरबीसीज की प्रोडक्शन किस तरह होती हैं और कौन कौन से स्टेजेस इसमें इन्वॉल्व होते हैं कि वो जो है आरबीसीज की प्रोडक्शन को लीड करते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला स्टेज जो है वो होमोसाइटोब्लास्ट है। स्टेम सेल्स भी कहते हैं इसको, हम एरिथ्राइट प्रोजेनिटर्स भी कहते हैं। ठीक है, इसमें जो सेल्स की नॉर्मल साइज़ होगी वो 19 to 23 माइक्रोमीटर होगी। ठीक है, और इस सेल्स में जो है हीमोग्लोबिन एब्सेंट होगा। ठीक है, अब जो सेकंड स्टेज है होमोसाइटोब्लास्ट है, जो सेकंड स्टेज है वो प्रोनॉर्मोब्लास्ट है। ठीक है, प्रोनॉर्मोब्लास्ट को प्रो एरिथ्रोब्लास्ट भी कहते हैं। ठीक है, इसमें जो सेल की साइज रिड्यूस हो जाएगी और 15 to 20 माइक्रोमीटर हो जाएगी। ठीक है, इसमें हीमोग्लोबिन जो है वो एब्सेंट होगा। ठीक है, जो थर्ड स्टेज है वो हमारे साथ अर्ली नॉर्मोब्लास्ट है। ठीक है, अर्ली नॉर्मोब्लास्ट में सेल की साइज़ जो है वो 12 to 16 माइक्रोमीटर डायमीटर हो जाएगी और इसमें भी जो है वो हीमोग्लोबिन एब्सेंट होंगे। ठीक है, जो फोर्थ स्टेज है वो इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट है। इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट को पॉलीक्रोमेटिक नॉर्मोब्लास्ट भी कहते हैं। ठीक है, इसमें जो है सेल की साइज़ जो है वो 10 to 14 माइक्रोमीटर हो जाएगी और यहाँ पे जो है हीमोग्लोबिन की अपीयरेंस जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। मीन्स के सेल पे जो है सेल के साइटोप्लाज्म में हीमोग्लोबिन जो है वो अपीयर स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद जो स्टेज है वो लेट नॉर्मोब्लास्ट है। लेट नॉर्मोब्लास्ट को ऑर्थोक्रोमेटिक नॉर्मोब्लास्ट भी कहते हैं। इस स्टेज की में जो सेल की डायमीटर होगी या सेल की साइज़ जो होगी वो 5 to 10 माइक्रोमीटर हो जाएगी और यहाँ पे जो है हीमोग्लोबिन की इम्प्रूवमेंट होगी। मींस के हीमोग्लोबिन जो है और भी ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, बोन मैरो में जो लास्ट स्टेज है एरिथ्रोसाइट का वो रेटिकुलोसाइट है। इस जगह पे जो है जो सेल की साइज़ होगी वो 7 to 7.5 माइक्रोमीटर हो जाएगी। अगर आप लोगों को याद हो आरबीसीज की जो साइज़ है वो 7.2 माइक्रोमीटर है, तो रेटिकुलोसाइट्स जो हैं वो आलमोस्ट 7 to 7.5 माइक्रोमीटर की रेंज में है, लेकिन ये अभी भी इमेच्योर आरबीसीज हैं। रेटिकुलोसाइट्स इज कॉल्ड इमेच्योर आरबीसी। ये यहाँ तक जो है जितना भी ये प्रोसेस था पहले जो है वो एरिथ्राइट प्रोजेनिटर सेल्स या होमोसाइटोब्लास्ट या स्टेम सेल्स से प्रोनॉर्मोब्लास्ट बन गए। प्रोनॉर्मोब्लास्ट से अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, अर्ली नॉर्मोब्लास्ट से इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट, इंटरमीडिएट से लेट नॉर्मोब्लास्ट, लेट नॉर्मोब्लास्ट से जो है रेटिकुलोसाइट की फॉर्मेशन हो गई। अब रेटिकुलोसाइट जो है इसमें फुली अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन जो है वो मौजूद होते हैं। ठीक है, अब मेचुरेशन ऑफ द रेटिकुलोसाइट इनटू एन एरिथ्रोसाइट्स, रेटिकुलोसाइट स्टेज तक जो है ये
जितना भी प्रोसेस है तो ये हमारे साथ बोन मैरो में हो रहा था। बोन मैरो से अब जो रेटिकुलोसाइट्स हैं वो पेरिफेरल सर्कुलेशन में रिलीज़ हो जाएंगे और ये जो है ये एरिथ्रोसाइट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। रेटिकुलोसाइट जो है ये अप्रोक्सीमेटली 1 या 2 दिन जो है ये बोन मैरो में ही रहेंगे एंड सर्कुलेट फॉर 1 to 2 days इन द पेरिफेरल ब्लड बिफोर मैच्योरिंग द स्प्लीन टू बिकम अ बाइकनकेव रेड सेल्स, ठीक है। अब रेटिकुलोसाइट्स 1 या 2 दिन तक बोन मैरो में रहेंगे, उसके बाद जो है वो ब्लड में पेरिफेरल ब्लड मीन के जो सर्कुलेटरी सिस्टम है हमारा ब्लड का, तो उधर एंटर हो जाएंगे और वहाँ पे भी 1 to 2 days जो है वहाँ पे गुजारेंगे और फिर जो है स्प्लीन में ये बाइकनकेव रेड ब्लड सेल्स बन जाएंगे जिसको हम एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, ठीक है। ये रेटिकुलोसाइट जो है इट इज़ आल्सो फाउंड नॉर्मली इन द पेरिफेरल ब्लड, और जो नॉर्मल रेंज है वो रेटिकुलोसाइट की ब्लड में वो हमारे साथ 0.5 to 2% एडल्ट में है और इन्फेंट्स में जो है 2 to 6% है, ठीक है। एबनॉर्मल इंक्रीज इन द सर्कुलेटिंग रेटिकुलोसाइट इज कॉल्ड रेटिकुलोसाइटोसिस, ठीक है। रेटिकुलोसाइट जो है इसकी अगर नॉर्मल रेंज से इंक्रीज़ होती है ब्लड में तो ये मीन्स के इमेच्योर आरबीसीज की अगर ब्लड में नॉर्मल रेंज से इंक्रीज़ आती हैं तो उसको रेटिकुलोसाइटोसिस कहते हैं। ये कंडीशन जो है ये उस वक्त हमें देखने को मिलती है कि जब हमारे साथ एरिथ्रोपोइसिस की रेट मीन्स के फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स की रेट हाई हो सकर इन द हिमोलाइटिक एनीमिया। हिमोलाइटिक एनीमिया जो है ये रेड ब्लड सेल्स की ब्रेक डाउन है जिसकी वजह से रेड ब्लड सेल्स की काउंट जो है वो डिक्रीज़ होती है, तो ये हमारे साथ एक फैक्टर है फॉर द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एरिथ्रोपोइसिस। तो जब एरिथ्रोपोइसिस की रेट ज़्यादा होगी तो उसकी वजह से जो है हमारे साथ रेटिकुलोसाइट जो है वो ब्लड में ज़्यादा होंगी, ठीक है। अच्छा, तो अब जो है वो रेगुलेशन ऑफ एरिथ्रोपोइसिस है। रेगुलेशन ऑफ एरिथ्रोपोइसिस का मतलब है कि रेड ब्लड सेल जो है इसकी फॉर्मेशन जो है वो किस तरह रेगुलेट होती है। एक हार्मोन है जिसको एरिथ्रोपोइटिन कहते हैं, ये ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर है, तो ये हार्मोन जो है हमारे साथ एरिथ्रोपोइसिस को रेगुलेट करता है, ठीक है। इट इज़ प्रोड्यूस बाय द जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस ऑफ किडनी। जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस ऑफ किडनी जो है ये इसको प्रोड्यूस करता है, ठीक है। व्हेनेवर देयर इज़ हाइपोक्सिया, जब हमारे साथ ब्लड में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होगी, आर डिक्रीज इन द नंबर ऑफ आरबीसी, या जो है सर्कुलेटिंग आरबीसीज जो है जो ब्लड में आरबीसीज हैं उनकी कंसंट्रेशन कम होगी, तब जो है हमारे साथ किडनी के जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस से एरिथ्रोपोइटिन रिलीज होगा। अब ये जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स जो जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस हैं ये डायरेक्टली हमारे साथ एरिथ्रोपोइटिन को रिलीज़ नहीं करता, बल्कि ये एक फैक्टर रिलीज़ करता है जिसको रिनल एरिथ्रोपोइटिक फैक्टर कहते हैं, ठीक है। ये रिनल एरिथ्रोपोइटिक फैक्टर जो है ये प्लाज्मा में हमारे साथ अल्फा ग्लोबुलिन होते हैं जिसको एरिथ्रोपोइटिनोजिन भी कहते हैं। ये रिनल एरिथ्रोपोइटिक फैक्टर जो है ये एक्ट करता है एरिथ्रोपोइटिनोजिन पे या प्लाज्मा अल्फा ग्लोबुलिन पे और इसको कन्वर्ट करता है एरिथ्रोपोइटिन में, और ये एरिथ्रोपोइटिन जो है फिर जो हमारे साथ टारगेट ऑर्गन्स के मीन्स बोन मैरो हो गए, यॉर्क सेक हो गया, लिवर हो गया, स्प्लीन हो गया, वहाँ पे ये एक्ट करता है और वहाँ पे जो है हमारे साथ रेगुलेशन करता है, एरिथ्रोपोइसिस करता है मीन्स रेड ब्लड सेल्स की रेगुलेशन करता है, ठीक है। तो एरिथ्रोपोइटिन जो है जो हार्मोन है इसकी लेवल जो है वो वेरी करता है विद द डिग्री ऑफ हाइपोक्सिया। अगर हमारे साथ ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ब्लड में ज़्यादा होगी तो जो है हाइपोक्सिया नहीं होगा, तो हाइपोक्सिया नहीं होगा तो एरिथ्रोपोइटिन जो है इसकी प्रोडक्शन नहीं होगी, ठीक है। इसके अलावा जो सर्कुलेटिंग आरबीसीज हैं, ठीक है, अगर सर्कुलेटिंग आरबीसीज जो है वो हमारे साथ ज़्यादा होंगे तो तब भी जो है हमारे साथ एरिथ्रोपोइटिन की सिक्रीशन नहीं होगी और रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन जो है अल्टीमेटली नहीं होगी, ठीक है। दिस एक्सप्लेन हाउ पॉलीसाइथेमिया इंक्रीज यानी आरबीसीज काउंट इंक्रीज is observed in the hypoxic state such as in normal individual residing at high altitude। जब नॉर्मल इंडिविजुअल जो है वो हाई एल्टीट्यूड पे रहते हैं तो वह उसमें हमारे साथ आरबीसीज की काउंट ज़्यादा होती हैं। तो वो आरबीसीज काउंट क्यों ज़्यादा होती हैं? वो हमारे साथ हाइपोक्सिक स्टिमुलेशन की वजह से, क्योंकि वहाँ पे जो है ऑक्सीजन की कमी होती है जिसकी वजह से हाइपोक्सिया होता है और वहाँ पे हाइपोक्सिया की वजह से एरिथ्रोपोइटिक फैक्टर्स रेनल से रिलीज़ होते हैं और ये फैक्टर जो है ये अल्फा ग्लोबुलिन पे एक्ट करते हैं और वहाँ से जो है हमारे साथ एरिथ्रोपोइटिन सिक्रीट होते हैं और ये एरिथ्रोपोइटिन जो है वो रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन करते हैं जिसकी वजह से हमारे साथ रेड ब्लड सेल जो है वो नॉर्मल इंडिविजुअल में हाई होते हैं विच इज लिव इन द हाई ऑन हाई एल्टीट्यूड, ठीक है। अब एक्शन ऑफ एरिथ्रोपोइटिन,
कौन से साइट्स हैं जिस पे हमारे साथ एरिथ्रोपोइटिन एक्ट करता है। यहाँ पे तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि एरिथ्रोपोइटिन की सिक्रीशन किस तरह होती है। अब जब सिक्रीट होंगे तो कौन कौन से साइट है जिस पे हमारे साथ एरिथ्रोपोइटिन एक्ट करते हैं। सबसे पहला साइट है वो योग सैक है, ठीक है। एरिथ्रोपोइटिन जो है वो योग सैक पे एक्ट करता है, इसके अलावा लिवर पे एक्ट करता है, स्प्लीन पे और बोन मैरो पे, ठीक है। इट आल्सो प्रमोट एवरी स्टेज ऑफ मेचुरेशन फ्रॉम प्रोनॉर्मोब्लास्ट टू द मेच्योर रेड ब्लड सेल्स। प्रोनॉर्मोब्लास्ट जितने भी स्टेजेस हम लोगों ने रेड ब्लड सेल्स की मेचुरेशन की पढ़ ली तो उसमें सारे स्टेजेस जो है इस पर एरिथ्रोपोइटिन एक्ट करता है, ठीक है। और एक स्टेज को जो है वो दूसरे में कन्वर्ट करता है, ठीक है। चीफ इफेक्ट ऑन स्टेम सेल्स एंड काजिंग देम टू डिफ्रेंशिएट, ठीक है। जो स्टेम सेल्स हम लोगों ने पढ़ लिए प्लुरिपोटेंट स्टेम सेल्स, उनकी भी डिफ्रेंशिएशन जो है ये हमारे साथ एरिथ्रोपोइटिन करता है, ठीक है। जब स्टेम सेल डिफ्रेंशिएट हो गए तो जाहिर सी बात है फिर जो है वो हमारे साथ कैरेक्टरिस्टिक जो स्टेजेस हैं एरिथ्रोसाइट फॉर्मेशन की वो हमारे साथ होगी, ठीक है। It also promote the hemoglobin synthesis by increasing globulin synthesis. It also promote reticulocytes release from the bone marrow to peripheral blood circulation. रेटिकुलोसाइट की रिलीज़ है बोन मैरो से पेरिफेरल ब्लड को, तो ये भी एरिथ्रोपोइटिन करता है। तो एरिथ्रोपोइटिन के मुख्तलिफ फंक्शन। अच्छा, अब आरबीसीज जो है उसकी हम लोगों ने नॉर्मल साइज़ की बात की कि जो आरबीसीज हैं वो 7.2 माइक्रोमीटर इन डायमीटर है। बाज़ औक़ात जो है वो आरबीसीज की नॉर्मल साइज़ जो है वो डिस्टर्ब होती हैं या वो इंक्रीज़ होती हैं और या वो डिक्रीज़ होती है। तो कौन से इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है तो अभी हम लोग उसको भी पढ़ेंगे, ठीक है। अब वेरिएशन इन साइज ऑफ आरबीसीज को एनिसोसाइटोसिस कहते हैं, ठीक है। एनिसोसाइटोसिस जो है इसमें दो किस्म के होते हैं, एक जो है वो माइक्रोसाइटोसिस है और दूसरा जो है वो मैक्रोसाइटोसिस है। माइक्रोसाइटोसिस इज द डिक्रीज इन द साइज ऑफ आरबीसी। नॉर्मल साइज है आरबीसीज की 7.2 माइक्रोमीटर, उससे उसकी साइज़ कम हो जाए तो उसको माइक्रोसाइटोसिस कहते हैं। ये हमारे साथ मोस्टली आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में होता है, ठीक है। आयरन डिफिशियंसी एनीमिया मीन low blood RBC. Low blood RBC due to the deficiency of iron is called iron deficiency anemia, while due to iron deficiency anemia mostly microcytosis occur, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमारे साथ जब आयरन नहीं होगा तो हीमोग्लोबिन नहीं बनेंगे, जब हीमोग्लोबिन नहीं बनेंगे तो हमारे साथ रेड ब्लड सेल जो है वो हमारे साथ साइज़ में स्मॉल होंगे, क्योंकि 90% हम लोगों ने पढ़ा था कि 90% जो है वो हमारे साथ हीमोग्लोबिन हमारे साथ रेड ब्लड सेल्स में होते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग प्रोलॉन्ग फोर्स ब्रीथिंग, अब जब ब्रीथिंग जो है हम प्रोलॉन्ग फोर्स ब्रीथिंग करेंगे तो उसमें भी जो है हमारे साथ माइक्रोसाइटोसिस होगी। इसमें प्रोलॉन्ग फोर्स ब्रीथिंग में जो है कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन ब्लड में ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लड की पीएच भी डिस्टर्ब होती हैं और यहाँ पे जो है हमारे साथ आरबीसीज जो है ये हमारे साथ साइज़ में स्मॉल हो जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड इज़ इंक्रीज़। जब हमारे साथ ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड जो है वो जब इंक्रीज़ होगा तो आरबीसीज जो है श्रिंक हो जाएंगे, क्योंकि इसके आरबीसीज से जो है वाटर मालिक्यूल जो है वो आरबीसीज से ब्लड में आ जाएंगे, ठीक है, जिसकी वजह से आरबीसीज का साइज़ जो है वो डिक्रीज़ होगा, ठीक है। इसके अलावा मैक्रोसाइटोसिस है। मैक्रोसाइटोसिस इज़ द इंक्रीज इन साइज ऑफ आरबीसी फ्रॉम 7.2 माइक्रोमीटर, इसका मैक्रोसाइटोसिस। मैक्रोसाइटोसिस जो है ये मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में मोस्टली होते हैं, ठीक है। इसके अलावा मस्कुलर एक्सरसाइज के दौरान भी जो है मैक्रोसाइटोसिस होती है और इसके अलावा जब ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड जो है वो डिक्रीज़ हो तब भी हमारे साथ मैक्रोसाइटोसिस हो गए, ठीक है। अब वेरिएशन इन शेप ऑफ आरबीसी, वेरिएशन इन शेप ऑफ आरबीसी इज कॉल्ड पोइकिलोसाइटोसिस। एबनॉर्मल शेप में हम लोगों ने पढ़ा था कि नॉर्मल शेप जो है वो बाय कनकेव डिस्क शेप है, ठीक है। आरबीसीज की नॉर्मल शेप जो है वो बाय कनकेव डिस्क शेप है, ठीक है। एबनॉर्मल शेप में हमारे साथ स्फेरोसाइड्स हैं, एलिप्टिकल शेप हैं या एलिप्टोसाइड्स हैं और इसके अलावा सिकल शेप हैं या सिकल सेल्स हैं, ठीक है। तो ये वेरिएशन इन साइज ऑफ शेप ऑफ आरबीसी है। अच्छा, तो मैं अगर जनरली रिकॉल कर लूँ आज की इस वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा, तो सबसे पहले जो है हम लोगों ने ब्लड को दो कंपोनेंट में क्लासीफाई किया, एक को प्लाज्मा कहते हैं, दूसरा जो है ब्लड सेल्स है। ब्लड सेल में जो है फिर रेड ब्लड सेल हम लोगों ने जो है उनकी जनरल क्लासिफिकेशन की कि रेड ब्लड सेल जो है उसमें सेल मेम्ब्रेन होता है और इसके अलावा न्यूक्लियस नहीं होता और यूजुअल ऑर्गेनल जो है वो भी एब्सेंट होते हैं। फिर जो है हम लोगों ने पढ़ा कि आरबीसीज में जो है साइटोप्लाज्म में हीमोग्लोबिन होते हैं और इसका मेन फंक्शन जो है वो कैरिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन
डाइऑक्साइड है, ठीक है। फिर जो है हम लोगों ने नॉर्मल साइज़ की बात कर ली। नॉर्मल साइज़ में हम लोगों ने डायमीटर, थिकनेस, सरफेस एरिया, वॉल्यूम, शेप और काउंट की बात कर ली। हम लोगों ने कहा कि आरबीसीज़ के शेप जो है वो बाइकनकेव डिस्क शेप है। बाइकनकेव डिस्क शेप की वजह से जो आरबीसीज़ का साइज़ था वो 7.2 माइक्रोमीटर था। तो इस शेप की वजह से आरबीसीज़ जो है वो 3.5 माइक्रोमीटर कैपिलरीज में भी इजीली पास हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये ग्रेटर सरफेस एरिया भी प्रोवाइड करता है और ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन और कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्टेशन रैपिडली करते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है हम लोगों ने फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स पढ़े कि हीमोपोइसिस जो है वो ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन को हीमोपोइसिस कहते हैं। फिर एरिथ्रोपोइसिस आरबीसीज़ की फॉर्मेशन को एरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। फिर हम लोगों ने साइट ऑफ हीमोपोइसिस पढ़े कि हमारे साथ जो रेड ब्लड सेल्स है वो कहाँ पे जो है हमारे साथ बॉडी में प्रिपेयर होते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने मेसोब्लास्टिक स्टेज पढ़ा, फिर हेपेटिक स्टेज पढ़ा, फिर माइलाइट स्टेज पढ़ा कि हमारे साथ 3 स्टेजेस है जिसमें हमारे साथ रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन होती है, ठीक है। अब इसके बाद जो है किस बेस पे जो है हमारे साथ या किस वे पे हमारे साथ आरबीसीज़ की प्रोडक्शन होती है, उसमें हम लोगों ने एक थ्योरी पढ़ी जिसको मोनोफाइलेटिक थ्योरी कहते हैं, जिसके ज़रिए हम लोगों ने ये पढ़ा कि हमारे साथ एक सेल्स होते हैं जिसको हम स्टेम सेल्स कहते हैं या प्लूरिपोटेंट या मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स कहते हैं। ये बोन्स में मौजूद होते हैं और ये स्टेम सेल जो है डिफरेंशिएट होते हैं इनटू डिफरेंट सेलुलर कंपोनेंट ऑफ द ब्लड, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने पढ़ा साथ लिम्फाइड स्टेम सेल्स में डिफरेंशिएट होते हैं और इसके अलावा माइलाइट स्टेम सेल्स में ये हमारे साथ डिफरेंशिएट होते हैं। लिम्फाइड स्टेम सेल जो है ये लिम्फोसाइट्स को प्रोड्यूस करते हैं और माइलाइट स्टेम सेल जो है इससे हमारे साथ 3 सेल्स बनते हैं। एक ग्रेनुलाइट्स मोनोसाइट्स प्रोजेनेटर सेल्स बनते हैं और दूसरा जो है वो एरिथ्राइड प्रोजेनेटर सेल्स है और तीसरा जो है ये हमारे साथ प्लेटिलेट्स है। जो ग्रेनुलोसाइट मोनोसाइट प्रोजेनेटर्स हैं ये जितने भी WBCs हैं सिवाय लिम्फोसाइट की ये हमारे साथ इससे प्रोड्यूस होते हैं और एरिथ्राइड प्रोजेनेटर सेल से आरबीसीज और मेगा कैरोसाइट प्रोजेनेटर सेल से जो है हमारे साथ प्लेटिलेट्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। हमारा टॉपिक जो था वो एरिथ्रोसाइट्स पे था, तो इसी वजह से हमने जो एरिथ्रॉइड प्रोजेनेटर सेल्स हैं उस पर हम लोगों ने फर्दर डिस्कशन स्टार्ट कर ली कि एरिथ्रॉइड प्रोजेनेटर सेल्स जो है इसको इसमें चूँकि एबिलिटी होती है कि ये हमारे साथ क्लोन या ग्रुप ऑफ सेल्स को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। इसी वजह से इसको कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट भी कहते हैं, ठीक है। अब ये जो है इससे आरबीसीज किस तरह बनते हैं, ये तो प्रोजेनेटर सेल्स है, इससे आरबीसीज बनते हैं किस तरह, तो हम लोगों ने वो स्टेजेस पढ़ ली। सबसे पहले होमोसाइटोब्लास्ट बनते हैं और उस पर फिर प्रोम नॉर्मोब्लास्ट बनते हैं, फिर अर्ली नॉर्मोब्लास्ट बनते हैं और इसके अलावा इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट बनते हैं, फिर लेट नॉर्मोब्लास्ट बनते हैं और फिर जो है रेटिकुलोसाइट्स बनते हैं और रेटिकुलोसाइट जो है ये बोन मैरो से ब्लड में रिलीज़ हो जाते हैं और फिर ब्लड में जो है इससे जो है 1 या 2 दिन के बाद जो है इससे स्प्लीन में आरबीसीज बन जाते हैं। फिर हम लोगों ने रेटिकुलोसाइटोसिस की बात कर ली कि रेटिकुलोसाइट जो है वो नॉर्मल रेंज में ऑलरेडी ब्लड में मौजूद होते हैं, लेकिन अगर नॉर्मल रेंज से बढ़ जाएं तो उसको रेटिकुलोसाइटोसिस कहते हैं। फिर जो है हम लोगों ने रेगुलेशन ऑफ एरिथ्रोपोइसिस पढ़ ली कि हमारे साथ जो रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन है उसको रेगुलेट किस तरह किया जाता है, तो उसमें हम लोगों ने एक हार्मोन पढ़ा एरिथ्रोपोइटिन कि ये हार्मोन जो है ये हमारे साथ एरिथ्रोपोइसिस को रेगुलेट करता है। सबसे पहले जो है रिनल से किडनी के जक्स्टा में ग्लोमेरुलर सेल से रिनल एरिथ्रोपोइटिक फैक्टर रिलीज़ होता है। वो रिनल एरिथ्रोपोइटिक फैक्टर जो है ये हमारे साथ प्लाज्मा में अल्फा ग्लोबुलिन मौजूद होता है जिसको एरिथ्रोपोइटिनोजिन भी कहते हैं। इस हार्मोन पे एक्ट करता है और इसको कन्वर्ट करता है एरिथ्रोपोइटिन में और ये एरिथ्रोपोइटिन फिर जाके जो है हमारे साथ योग से या लिवर या स्प्लीन पे जो है हमारे साथ एक्ट करता है। अच्छा, इसके बाद हमने जो है वेरिएशन इन साइज ऑफ आरबीसीज पढ़ ली जिसको एनिसोसाइटोसिस कहते हैं। इसमें हमारे साथ 2 सिचुएशन आ जाते हैं, एक को माइक्रोसाइटोसिस कहते हैं, दूसरा जो है वो हमारे साथ मैक्रोसाइटोसिस है। माइक्रोसाइटोसिस जो है वो हमारे साथ जब आरबीसीज की साइज़ में डिक्रीज़ आ जाता है तो उसको माइक्रोसाइटोसिस कहते हैं और मैक्रोसाइटोसिस जब आरबीसीज की साइज़ में इंक्रीज़ आ जाता है, ठीक है। अब इसके बाद जो है हम लोगों ने वेरिएशन इन शेप ऑफ आरबीसीज पढ़ ली जिसको पोइकिलोसाइटोसिस कहते हैं, ठीक है। आरबीसीज की नॉर्मल शेप हम लोगों ने पढ़ ली थी कि आरबीसीज जो है वो हमारे साथ बाइकनकेव डिस्क शेप है या एबनॉर्मल शेप्स में हमारे साथ स्फेरोसाइट्स हैं मीन्स स्फेरिकल शेप हैं या एलिप्टोसाइट्स हैं मीन्स एलिप्टिकल शेप हैं और इसके अलावा सिकल शेप है या सिकल सेल्स। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब